छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, भूख और प्यास से तड़पते हुए बेबस और लाचार लोग, कड़कती धूप में सूखते हुए गले और इन कांपते हुए पैरों को देख के किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल खबरी इंजीनियर में। दोस्तों, साल 2020 की शुरुआत बहुत ही बुरी रही, केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। कोरोना महामारी इतनी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है जिससे देश का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। पूरी दुनिया इससे परेशान है, हमारा देश भी बहुत परेशान है। रोजाना इसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना है। दोस्तों, इस कोरोना से निपटने के लिए 24 मार्च की रात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद से बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की परेशानियां हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान हुए वो है हमारे मजदूर वर्ग के लोग। जी हाँ दोस्तों, ये वही मजदूर हैं जो आपका और हमारा घर बनाते हैं। ये वही मजदूर हैं जो वो ऑफिस बनाते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये वही मजदूर हैं जो उन फैक्ट्रियों में छोटे मोटे काम करते हैं जहाँ से आप बिजनेस के रूप में बहुत ही अच्छा अमाउंट कमाते हैं। दोस्तों, 2011 की जनगणना ये कहती है कि हमारे देश का 37% हिस्सा पूरे मजदूर वर्ग का है। इसका मतलब 45 करोड़ 36 लाख लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार इतने लोग हमारे देश में मजदूर वर्ग में आते हैं। इसमें वो सभी मजदूर शामिल हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाते हैं या फिर खुद अपने ही राज्य में काम करते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के अनाउंस होने के बाद से मजदूर वर्ग को इतनी ज्यादा परेशानी हुई। वो परेशानी क्यों हुई, किस वजह से हुई, कैसे हुई, इस सब की आज पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम आज एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कहने को तो इंसान है लेकिन इस धरती पे भगवान का रूप। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हमारे देश के एक मजदूर हैं जिनका नाम है रामपुकार पंडित। इनकी ये जो तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हुई, इसमें ये रोते बिलखते हुए अपने घर पे बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक मजदूर का काम करते थे। ये 3 दिन तक दिल्ली में फंसे हुए थे और इनका बेटा बहुत ही बीमार था जो कि बेगूसराय में था अपनी माँ के साथ। ये बेगूसराय के रहने वाले। दोस्तों, इनके बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि इनकी बच्चे की मौत हो गई, लेकिन ये अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाए क्योंकि ये लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इन तक सही समय पे सही मदद नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, रामपुकार जी की ये जो तस्वीर है ये इतनी ज्यादा दुखदायी है कि इस तस्वीर को सिंबल ऑफ इंडियाज माइग्रेंट वर्कर ट्रेजेडी घोषित किया गया। दोस्तों, ये तस्वीर अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपको पूरे भारत में देखने को मिली हैं और बहुत सारी मजदूरों से रिलेटेड परेशानियां आपको सुनने में भी आई हैं। दोस्तों, हमारे देश की एक बेटी ज्योति जो कि अपने पिता को लेकर 1200 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर अपने घर पहुंची, ये भी उन्हीं मजदूरों में से आती है जो कि बेबस और लाचार है। ये सुनकर किसी भी इंसान को बहुत दुख पहुंचेगा कि हमारे देश की मजदूरों की हालत ये है। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूं कि इन सारी मजदूरों की परेशानियों के बीच राजनीति कैसे सुनेंगे। दोस्तों, आपको सुनने में आया होगा कि 8 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ मजदूर अपने घर के लिए निकले थे। वो ट्रेन की पटरियों के रास्ते जा रहे थे। जब उन्हें थकान हुई तो वो वहां पे सो गए और ट्रेन ने उन्हें कुचल दी और वो 16 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, इस घटना के बाद से और भी कई सारी घटनाएं सामने आई और यूपी में एक घटना सामने आई जहाँ पे 26 मजदूर रोड एक्सीडेंट में मारे गए। दोस्तों, इस घटना के तुरंत बाद कांग्रेस की आला कमान प्रियंका गांधी ने 1000 बसों का प्रस्ताव देकर यूपी सरकार से ये कहा कि हम मजदूरों की सेवा करना चाहते हैं, हम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पर योगी सरकार ने कहा कि आप हमें सारी बसों की लिस्ट दीजिए। प्रियंका गांधी व उनकी पार्टी ने योगी सरकार के पास 1000 बसों की लिस्ट दी। दोस्तों, जब योगी सरकार ने 1000 बसों की इस लिस्ट की जांच करी तो वो पाते हैं कि इसमें 297 गाड़ियों का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। 98 गाड़ियां ऐसी हैं जो कि 3 पहिए वाली गाड़ियां हैं, एम्बुलेंसेज हैं और कारें हैं। 68 ऐसी गाड़ियां हैं जिनका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई प्रॉपर पेपर्स है। दोस्तों, योगी सरकार के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि कुछ बसों की लिस्ट उसमें सही नहीं है, लेकिन जितनी बसें जो कि फिट है, सही हैं, आप उन बसों को चलने की इजाजत दीजिए। प्रियंका गांधी का कहना बिल्कुल सही था क्योंकि मजदूर बेबस थे, उनके लिए वो सेवा भी बहुत थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब शुरू होता है एक पॉलिटिकल गेम। इसी बीच ये खबर आती है कि जिन बसों को प्रियंका गांधी प्रोवाइड करा रही, उन बसों को राजस्थान से लाया गया था। राजस्थान से वो बसें लाई गई। उन बसों के ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें पिछले 36 घंटों से ना कुछ खाने को मिला ना कुछ पीने को मिला। एक ड्राइवर का तो ये कहना है कि वो बीपी का मरीज है और सुबह में उसे जल्दी जल्दी में भेजा गया और वो अपनी दवाई भी नहीं ले पाया। और जब वो खाने पीने को ड्राइवर्स कहते हैं तो उन्हें वहाँ के अधिकारी मारने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों, इतना सब हुआ ही था कि कांग्रेस की MLA अदिति सिंह जो कि रायबरेली से आती है, उन्होंने एक ट्वीट जारी की। वो अपने ट्वीट में कहती हैं, आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा,
297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। वो दूसरे ट्वीट में कहती हैं, कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहाँ थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक ना छोड़ पाई। तब श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की। दोस्तों, अदिति सिंह के इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया और इस ट्वीट के आधार पे कांग्रेस सरकार ने उनको पार्टी से निकाल दिया। दोस्तों, इतना सब हुआ ही था कि कांग्रेस के एक और लीडर जिनका नाम है पंकज पूनिया, उन्होंने एक ट्वीट किया। दोस्तों, इस ट्वीट को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ट्वीट इतनी अभद्र भाषा में लिखा गया है, इतनी अश्लील भाषा में लिखा गया है, मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि एक नेशनल लेवल की पार्टी का लीडर इतना गंदा कमेंट कर सकता है। मैं आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। पंकज पुनिया जी कहते हैं, कांग्रेस सिर्फ मजदूरों को अपने खर्च पर उनके घर पहुंचाना चाहती थी। बिष्ट सरकार ने राजनीति शुरू की। भगवा लपेट कर नीच काम संघी ही कर सकते हैं। ये कब्र से निकाल कर लाशों का बलात्कार करने वाले लोग हैं। बेटियों के सामने पैंट उतार कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए हस्त मैथुन करने वाले लोग हैं। दोस्तों, इतने बड़े लीडर होने के बाद भी इनके पास ये समझ नहीं है कि इनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, ये ट्वीट देखकर मुझे तो बहुत बुरा लगा। आपको कैसा लगा और आप क्या सोच रहे हैं इस ट्वीट के बारे में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। दोस्तों, पंकज पुनिया की इस ट्वीट के बाद से इतना हड़कंप मचा कि उनके खिलाफ एफआईआर की लाइन ऐसी लगी कि उनको जेल भी जाना पड़ा और उनको सारे ट्वीट भी डिलीट करने पड़े और उन्होंने माफी भी मांगी। दोस्तों, इतना सब होने के बाद रिजल्ट ये निकला कि जितनी बसें प्रियंका गांधी ने प्रोवाइड कराई थी, उन सारी बसों को खाली वापस लौटना पड़ा और एक भी मजदूरों तक सेवा नहीं पहुंच पाई और वो मजदूर वैसे ही बेबस और लाचार होकर सड़क पर रह गए। लेकिन दोस्तों, अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे मामले में बस राजनीति हुई है। मजदूर वहीं के वहीं रह गए, वो अभी भी बेबस, लाचार और वैसे ही दुखी हैं और सरकारें अपना पॉलिटिकल गेम खेल रही हैं। दोस्तों, इन सभी घटनाओं के बाद से सरकार ने रेलवे में कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो कि मजदूरों के लिए चलाई जा रही थी, उसकी संख्या बढ़ाई। दोस्तों, ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान पे बहुत लेट पहुंच रही हैं, धूप बहुत तेज हो रही है, प्रकृति भी अपना कहर दिखा रही है। उससे सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी जो हो रही है वो मजदूरों को। 25 घंटे का जो सफर है ट्रेनों का, वो 2.5 दिन में पूरा हो रहा है। ट्रेनें 25-26 घंटे लेट पहुंच रही है। इससे सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो मजदूरों को हो रही है। दोस्तों, ये पूरा मामला था अभी तक कि मजदूरों के सामने क्या परेशानियां हैं और उस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। अब मैं इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रकट करता हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया था वो बिल्कुल जरूरी था और सही था कोरोना की महामारी को देखते हुए, तो उस डिसीजन को हम गलत नहीं ठहरा सकते। उसके बाद मजदूरों की जो परेशानी शुरू हुई, मजदूर जो पलायन करना शुरू हुए, उसमें पूरा का पूरा जो दोष है वो राज्य सरकारों का है। मैं कहता हूँ, जिस राज्य में भी अगर किसी भी राज्य का मजदूर गया हुआ, अगर वो राज्य सरकार उनके खाने पीने, रहने, जाने आने हर चीज का व्यवस्था करती, तो वो मजदूर मजबूरी में ही क्यों निकलते वहां से। अगर मजदूर वहां से निकले हैं अपने घर जाने के लिए, यानी उनको वहां पे परेशानी हुई है, उनको वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं मिली है, उनका रोजगार छिन गया। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? वहां की राज्य सरकार। मैं किसी 1-2 राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी राज्यों की बात कर रहा हूँ जहाँ से मजदूर पैदल निकले। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि प्रियंका गांधी ने जो 1000 बसों का प्रस्ताव रखा, तो इस पर मुझे अदिति सिंह का बयान बिल्कुल सही लगता है कि अगर आपके पास बसेज हैं, अगर आपके पास सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो वो आप अपने राज्यों के मजदूरों को क्यों नहीं मुहैया कराते। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर के लोग खुद ही भूखे हैं और आप बाहर के लोगों को खाना खिलाने में व्यस्त हो, ताकि आप सोशल अटेंशन गेन कर सको कि वाह, ये तो बहुत ही परोपकार का काम कर रहा है। दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर 1000 बसें आ ही गई थी, तो सवाल योगी सरकार पर भी उठता है कि अगर मैं मान लेता हूँ उसमें से 500 बसें भी सही थी, तो 500 बसों को भी कम से कम चलाना तो चाहिए था। उससे सोचिए कितने मजदूर अपने घरों को पहुंचते और कितने सारे मजदूरों की परेशानियां हल होती। लेकिन योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं योगी सरकार के इस डिसीजन को भी बिल्कुल गलत ठहराता हूं। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं केंद्र सरकार जो सुविधा मुहैया करा रही है, क्या केंद्र सरकार को पूरी तरीके से दोष देना सही है कि वो मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है? तो मैं कहता हूं नहीं। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि लाखों में ऐसे मजदूर हैं जिनको उनके घर तक सही सलामत पहुंचाया गया। तो अगर हम उन मजदूरों की बात करें जो पैदल चल रहे थे और उसके लिए अगर सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो हमें उस डिसीजन के लिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से लाखों मजदूर अपने घर तक भी पहुंचे। तो हम पूरी तरीके से सरकार की बुराई नहीं कर सकते। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि सरकार अपना 100% नहीं दे पाई। बाकी दोस्तों, देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है।
अगर आप सड़क पर फंसे हुए मजदूरों के नजरिए से देखोगे तो सरकार पूरी तरीके से गलत और फेल दिखाई देगी, लेकिन अगर आप घर पे पहुंचे हुए मजदूरों की नजर से देखोगे तो आपको सरकार पूरी तरीके से सफल दिखाई देगी। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स की जो कि भगवान या मसीहा, वो सभी नाम उसके लिए कम। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। दोस्तों सोनू सूद आजकल इतने ज्यादा एक्टिव हैं हमारे गरीब मजदूरों और वर्कर्स को लेकर कि वो पूरी तरीके से अपनी जान झोंक चुके हैं कि जब तक आखिरी मजदूर तक को अपने घर नहीं पहुंचा देंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठे। और दोस्तों सोनू सूद की मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ। दोस्तों सोनू सूद ट्विटर पर आजकल इतने ज्यादा एक्टिव हैं, जो भी वर्कर्स कहीं भी फंसे हुए हैं भारत के, चाहे किसी भी कोने में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में, वो सोनू सूद से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विटर के द्वारा। जितने मजदूर हैं उनको बस अपनी डिटेल्स भेजनी है और वो डायरेक्ट उन्हें सेवा मुहैया करा रहे हैं। अभी तक दोस्तों सोनू सूद जी ने पूरे 12,000 से अधिक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया और ये एक बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए दोस्तों, अगर एक अकेला इंसान इतना बड़ा काम कर सकता है तो पूरे भारत में टोटल 4600 से ज्यादा MP और MLA हैं। अगर ये सभी लोग कोशिश करते तो सोचिए आज मजदूरों की ये दुर्दशा नहीं होती, सारे के सारे मजदूर अपने घरों को उपस्थित। लेकिन हमारे देश की सरकारें, हमारे देश का विपक्ष, हमारे राज्य की सरकारें सभी के सभी पॉलिटिकल गेम खेलने में लगी रही और मजदूरों की बेबसी किसी को भी नहीं दी। दोस्तों सोनू सूद जो इतना महान काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें भारत के हर कोने से बहुत दुआएं मिल रही है, खासकर उन लोगों की तरफ से जिन लोगों को उन्होंने उनके घर तक पहुंचाया। सभी मजदूरों के लिए वो आज एक भगवान की तरह। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ट्विटर पर उन मैसेजेस के रिस्पॉन्सेज जो कि सोनू सूद जी ने खुद ही किए। उन्होंने किस तरीके से मजदूरों की अपनी व्यथा पर रिस्पॉन्स दिया है वो आप सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रिपोर्टिंग पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले अच्छे से काम करने की। दोस्तों मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करिए, मेरी फेसबुक पेज, इंस्टा और ट्विटर हैंडल पे मुझे लाइक करिए, फॉलो करिए ताकि मेरे जो भी वीडियोज मैं जिस टॉपिक पे भी बनाने जा रहा हूँ उसकी प्री नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। तो बस दोस्तों अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।